आज से 1 साल पहले घोषणा कर दी थी कि मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा और मैं चाहता था कि कांग्रेस के लोगों को हो, लेकिन मैंने उसी समय कहा था कि अगर कांग्रेस के नहीं हमारे गठबंधन के कोई साथी होंगे तो हम लोग उसी ईमानदारी से काम करेंगे। आज हम लोग ये पत्रकार सम्मेलन बुला के इसलिए कर रहे हैं कि अली अशरफ फातमी साहब के लिए कांग्रेस के ही साथी, इसमें आपको आरजेडी के लोग या दूसरे जो मुकेश सहनी जी की पार्टी है या सीपीएम सीपीआई के लोग नहीं मिलेंगे। जिला का पूरा कांग्रेस परिवार एक तरह से यहाँ बैठा है। मधुबनी लोकसभा का हम लोग फिर झंझारपुर का झंझारपुर में करेंगे। ये मधुबनी लोकसभा के लिए है। आज हम लोग पूरे लोग यहाँ बैठे हैं कि हम लोग पूरी मुस्तैदी से हमारे जो गठबंधन के उम्मीदवार हैं अली अशरफ फातमी साहब, अली अशरफ फातमी साहब कोई अननोन नाम नहीं है। पड़ोस के हमारे दरभंगा लोकसभा क्षेत्र से 4-5 बार वो सांसद रहे हैं। भारत सरकार में हम लोग साथी मंत्री थे। उन्होंने काम भी अच्छा किया है, लेकिन इस बार गठबंधन में फैसला हुआ कि दरभंगा की सीट किसको होगी, मधुबनी की सीट किसको होगी, तो राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से आए हैं। हम सब लोगों ने ये फैसला किया है कि हम लोग अपने जानते हैं हमारी जो शक्ति है, हमारी जो क्षमता है, कांग्रेस के हम सब साथी मिलके गठबंधन के उम्मीदवार अली अशरफ फातमी साहब को जिताने का प्रयास करेंगे और हम लोग ये सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे कि अली अशरफ फातमी साहब अच्छे वोटों से जीते और हमारी सरकार दिल्ली में बने, जिसमें हमारे मिथिलांचल की भी भूमिका में हमारे जो मिथिलांचल के प्रतिनिधि होंगे वो महत्वपूर्ण रोल निभाएंगे। जैसा 2004 से 2009 के बीच में हुआ था कि मिथिलांचल से मैं था, अली अशरफ फातमी साहब थे, हमारे और साथी मंत्री थे। एक होता है कि अगर आप राज्य सरकार में हैं तो राज्य में मंत्रिमंडल में आपको मिलता है, आपका प्रतिनिधित्व होता है। मिथिला के अभी हमारे यहाँ से समीर कुमार महासेठ जी थे, अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब थे मिथिलांचल से। उसी तरह जब भारत सरकार बनेगी तो हम उम्मीद करते हैं कि अली अशरफ फातमी साहब भी उसमें नेतृत्व करेंगे हमारा, अगर हमारी यूपीए की सरकार बनती है तो। और लगता है कि इंडिया गठबंधन या यूपीए जो भी आप इसको कह लीजिए, उसकी सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी का जो बेचैनी है, कि जो घबराहट है, उसको देख के मुझको लगता है कि निश्चित रूप से हर जगह से, क्योंकि एक हमारे साथी ने बहुत अच्छी बात कही एक तरह से, ये 400 पार बराबर बोलते हैं। और 400 पार तो उसने कहा कि भाई राजस्थान में सारी की सारी सीट आपकी थी, कर्नाटक में सारी की सारी सीट आपकी थी, उत्तर प्रदेश में सारी की सारी सीट आपकी थी, बिहार में 40 में 39 सीट आपकी थी। अब बढ़ेगा कहाँ से? अब तो पाकिस्तान और बांग्लादेश में चुनाव कराइएगा तभी ये बढ़ने वाला है, क्योंकि जो हिंदी हार्टलैंड था उसमें तो आपको पिछले ही इलेक्शन में मैक्सिमम था। अब तो घटने ही का सवाल है, बढ़ने का स्कोप कहाँ है? तो पाकिस्तान बहुत करते हैं, मुस्लिम भी करते हैं और पाकिस्तान भी करते हैं। पाकिस्तान में चुनाव करा लेंगे तो कुछ सीट हो सकता है बढ़ जाए। इसलिए इस बात को हमको, आपको, सबको दिमाग में रखना चाहिए। हम बात करते हैं बेरोजगारी पर। 45 सालों में सबसे ज्यादा इस देश में बेरोजगारी है वो नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में। किसानों की आमदनी 18 सालों में किसानों की आमदनी सबसे कम है। जो कह के आए थे, ये वादा करके आए थे कि 2022 तक किसानों की आमदनी हम दोगुनी कर देंगे। दोगुनी क्या करेंगे कि 18 साल में किसानों की आमदनी सबसे कम है। देश की सुरक्षा की बात है। पाकिस्तान का नाम बड़ा, पाकिस्तान को हमने 2 टुकड़े कर दिया इंदिरा जी के नेतृत्व में 1971 में। और दुनिया के इतिहास में आपको नहीं मिलेगा कि 95,000 फौजों को हमने सरेंडर करवा दिया। पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं हमारे सामने। चाइना हमको अभी तक कर रहा है। कल अभी आया है, सारे जिसको हम लोग आरोप भी लगाते हैं मोदी मीडिया, लेकिन कितना बचेगा कि उन्होंने भी कल दिखाया सब जगह कि जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है उसमें चीन सड़क बना रहा है और नरेंद्र मोदी जी चुप हैं, भारत सरकार चुप है। हमारे 20 सैनिक मारे गए और प्रधानमंत्री ने कह दिया कि न कोई आया है, न कोई आया था, न कोई आया हुआ है। तो हमारे सैनिकों की हत्या किसने की? हमारे सैनिकों को शहीद किसने किया? अगर नहीं कोई आया था चीन से, तो गांव का गांव बना रहा है चीन बॉर्डर पर, हमारे भारत चाइना बॉर्डर पे। अरुणाचल जो हमारा प्रदेश है, जिसके हमारे बहुत ही खांडू दोर जी हमारे मित्र थे, जो चीफ मिनिस्टर थे, जो प्लेन क्रैश में जिनकी मृत्यु हुई, उन्हीं के लड़के
पेमा खांडू आजकल वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अरुणाचल प्रदेश के जगहों का नाम चीन बदल रहा है, लेकिन भारत सरकार नहीं बोलती है। क्यों नहीं बोलती है, जरा गौर कीजिए कि चीन के मामले में हिंदू मुस्लिम की भावना नहीं फैली। इस हिंदू मुस्लिम की भावना फैलेगी कहाँ से? तो पाकिस्तान से, बांग्लादेश से। इसीलिए प्रधानमंत्री जो असल खतरा है उस पर चर्चा नहीं करते हैं। और जो नकली खतरा है 95,000, उसकी कोई हैसियत है पाकिस्तान की? अब 95,000 फौजों का लिखित सरेंडर, दुनिया के इतिहास में आपको नहीं मिलेगा कि 95,000 फौजों का लिखित सरेंडर करा। तो हम उस पर बात करना चाहते हैं, भ्रष्टाचार पे बात करना चाहते हैं। जो भ्रष्टाचार किया है इलेक्ट्रल बॉन्ड में, जिसको कहते हैं कि छिनतई करना। और तो और अब गौर कीजिए कि नकली दवा कंपनी बनाने वालों के यहाँ, घटिया दवा कंपनी बनाने वालों के यहाँ छापा पड़ा है। गौर कीजिए, हमारे आपके किसका परिवार कब अफेक्टेड हो जाए कोई नहीं कह सकता। छापा पड़ा है नकली दवा बनाने वालों के यहाँ। उसने 3 दिन के बाद इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद करके पैसा जमा किया है भारतीय जनता पार्टी को, उसको अलाउ कर दिया गया है बनाओ नकली दवा। और नकली दवा बना के देश के कितने लोगों को उसका असर हुआ होगा आप समझ सकते हैं। आज सीबीआई और ईडी ने छापा मारा है, और उसके 4 दिन के बाद वो जिसके यहाँ छापा मारा है वो इलेक्ट्रल बॉन्ड से पैसा दे रहा है। इतना बड़ा भ्रष्टाचार, ये दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। अभी तो पीएम केयर फंड बचा ही हुआ है। पीएम केयर फंड में रेलवे से पैसा दिलाया है, पीएसयू से पैसा दिलवाया है। जो सरकारी काम करने वाले कर्मचारी हैं उनका दरमाहा काट काट के पीएम केयर फंड में कहते हैं कि ये प्राइवेट फर्म है, इसका एजी से कोई नहीं हो सकता है, सीएजी से।